गुड इवनिंग साथियों। आज हम एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रयास के साथ आपके साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो आने वाले दिनों में 27 और 28 को आयोजित होने जा रही रीट जो पात्रता परीक्षा है 2024 की जो आयोजित होने जा रही है, उस परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो कि उनके एग्ज़ाम को जब वो देने जाएंगे तब उन्हें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, उसको लेकर आज हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो परीक्षार्थी होंगे उनके लिए हमारी ओर से कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित हमारी जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसे हम रीट 2024 परीक्षा के नाम से जानते हैं, परीक्षा का आयोजन 27 और 28 फरवरी 2025 को किया जाएगा। इस परीक्षा में खास करके आज हम जिन परीक्षार्थियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए अपने परीक्षा केंद्रों पर निकल चुके जो परीक्षार्थी जो अभी ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वे पहुंच भी चुके हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा दे रहे हैं, वो कल तक रवाना होंगे। साथ ही कुछ लोग परीक्षा के दिवस भी अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे उसके पहले आप यहां पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो आप परीक्षार्थियों के लिए होने जा रही हैं, उसके संबंध में आज हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। खास करके पहली बार जो परीक्षार्थी इस परीक्षा का अनुभव लेने जा रहे हैं, पहली बार जो इस परीक्षा को देने जा रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सबसे पहले हमारा एक प्रश्न उठता है कि परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी क्या क्या ले जा सकता है। ठीक है, तो परीक्षा कक्ष में आप क्या क्या ले जाओगे, इस पर अगर बात करें हम, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज जो कि आपने अभी 2-3 दिनों के दौरान डाउनलोड कर ली होगी, जिसके बिना आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हो, जिसे हम प्रवेश पत्र कहते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र साथ में ले जाना है। जो डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र है, खास करके आपको ध्यान देना है, उस प्रवेश पत्र के भी 2 हिस्से हैं। ठीक है, 2 हिस्से कुछ इस प्रकार से हैं। उन 2 हिस्सों में जो आपकी कैंडिडेट कॉपी है वो पहले से ही तैयार है, और एक आपकी जो रीट कार्यालय को वापस आपकी सिग्नेचर के बाद जो ऑफिस कॉपी जमा होगी, उसका भी एक फॉर्मेट उस प्रवेश पत्र में आप देख रहे होंगे। आपको करना क्या है कि जो आपको प्रवेश पत्र मिला है, उस प्रवेश पत्र के अंदर आपको कार्यालय प्रति जो है उसके ऊपर आपके खुद का एक नया कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका करके तैयार करके उस प्रवेश पत्र को ले जाना है। ये आप न भूलें, प्रवेश पत्र निकालने के बाद आपका नया कलर पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर आप साइड में चिपका दें। जो आपका नवीनतम आवक्ष हो वो आप वहां पर चिपका लें। उस प्रवेश पत्र के साथ आपको परीक्षा कक्ष के अंदर और क्या ले जाना है, तो आप वहां पर नीला और काला पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, ध्यान दें, बॉल पॉइंट पेन जो कि ब्लू और ब्लैक दोनों ही इंक का एक ट्रांसपेरेंट एक पेन आपको ले जाना है। 2 चीजें हो गई, एक तो आपका प्रवेश पत्र, ठीक है, जिस पर आपका नवीनतम फोटो लगा हो, नीला और काला, ठीक है, पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, साथ ही एक मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र। मतलब
आपका आइडेंटिटी कार्ड, खास करके यहाँ पर आधार कार्ड की बात कर रखी है, जिस आधार कार्ड का प्रयोग आप करते हो अपने फॉर्म भरने के दौरान, उसी आधार कार्ड की एक तो ओरिजिनल कॉपी, ध्यान दें, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी आपको वहां पर रखनी है। साथ ही एक उसी आईडी कार्ड की स्व प्रमाणित फोटो प्रति भी आपको साथ में अनिवार्य रूप से ले जानी है। ध्यान देना कि जब भी आप परीक्षा केंद्र पर जाओ, परीक्षा कक्ष के अंदर आपके पास एक तो आपकी स्व प्रमाणित फोटो प्रति उसी आईडी कार्ड की और मूल आपका आधार कार्ड या जो आईडी कार्ड है वो भी आपको साथ में ले जाना है। तो प्रवेश पत्र, दोनों बॉल पेन, ठीक है, एक आपका मूल पहचान पत्र या तो आधार कार्ड हो या फिर कोई और अन्य राज्य की फोटोयुक्त पहचान पत्र भी वहां पर मान्य है, जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, जिसके अंदर आपका फोटो होना चाहिए और उसी दस्तावेज की एक फोटोकॉपी भी आपको साथ में वहां पर, जो कि आपकी स्व प्रमाणित हो, उसको रखना है। तो परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ इस प्रकार ये 2-3 चीजें जो है, खास करके प्रवेश पत्र जिसमें फोटो लगा हो, ठीक है, पेन दोनों ले जाने हैं आपको, साथ ही आपका आईडी कार्ड ओरिजिनल भी और उसकी एक फोटोकॉपी भी आपको साथ में ले जानी है। इसके अलावा कोई सामग्री आप परीक्षा कक्ष के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न यहां पर ये आपके सामने खड़ा होता है कि परीक्षा कक्ष और केंद्र पर कौन सी वस्तुओं का निषेध रहेगा, मतलब कौन सी चीजें आप नहीं ले जा सकते हो, कौन सी चीजों को आप नहीं ले जा सकते हो। तो जल्दी से देख ले आप, एक तो मोबाइल फोन आपका प्रवेश उसका निषेध है, कैलकुलेटर वहां पर आप नहीं ले जा सकते हो, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास होना नहीं चाहिए, नहीं आपके पास घड़ी होनी चाहिए, आपके पास हाथ घड़ी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं आपके पास कोई डिजिटल क्लॉक होनी चाहिए, है ना, किसी प्रकार का कोई आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी आदि भी आपको ले जाना नहीं है, ठीक है। परीक्षार्थी को इस प्रकार कोई ऐसी सामग्री नहीं ले जानी, अगर वो लेकर आता है तो उसके स्वयं की जिम्मेदारी होगी, परीक्षा केंद्र के बाहर उसको रखना होगा और परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने और सुरक्षा की कोई व्यवस्था और जिम्मेदारी अलग से वहां पर केंद्र के पास नहीं होती है। तो कोशिश ये करनी है कि इस तरह की कोई भी अनावश्यक चीज आपको साथ में नहीं ले जानी है। यदि आप मोबाइल ले भी जा रहे हो तो अपने परिजन को आप वहां पर दे दे, साथ ही अन्य कोई भी सामग्री आपके पास है तो आपके परिजन के पास रहेगी, आप परीक्षा केंद्र के अंदर और वहां पर कोई वस्तु ऐसी नहीं ले जा सकते। इसी प्रकार एक और बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, वैसे आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। जैसे कि आपकी परीक्षा यदि 10 बजे शुरू है तो आप जरूर वहां पर 9 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि 9 बजे के बाद आपका वहां पर प्रवेश नहीं होगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि 2 घंटे पहले आपका पहुंचना अपेक्षित माना गया है, क्योंकि पुलिस आदि जो फ्रिस्किंग का कार्य है, फ्रिस्किंग का मतलब होता है जो आपके कपड़ों की तलाशी लेने का काम है, वो अच्छे से कर सके, इसलिए आप कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। आपकी जांच आदि हो जाएगी और आप समय से पहले पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि यदि आप 9 बजे तक नहीं पहुंचते हो तो उस 9 बजे के बाद आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि 1 घंटा पहले ही, है ना, इट मीन्स कि 10 बजे परीक्षा है तो कम से कम 8 बजे आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। ये बात वापस वही बात है कि परीक्षा केंद्र पर कितने समय पहले प्रवेश अनिवार्य है, तो आपको अनिवार्य रूप से 1 घंटा पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा। प्रातः की पारी में 9 बजे, अगर आपकी परीक्षा 10 बजे शुरू है तो आप 9 बजे वहां पर पहुंच जाएं, और जो दोपहर की पारी में परीक्षा है तो 2 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की आज्ञा आपको नहीं होगी। मतलब दूसरी पारी यदि 3 बजे शुरू हो रही है तो आपको 1 घंटे पहले 2 बजे वहां पर
जरूर पहुंच जाना है। सुबह 9 बजे और दोपहर में 2 बजे के बाद आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। और समय का इसके पहले जो फ्रिस्किंग का काम किया जाना है, इसलिए आप 1 घंटे पहले पहुंचे तो और अच्छा होगा। सुबह वाली परीक्षा में 8 बजे पहुंचे और दोपहर वाली परीक्षा में 1 बजे पहुंच जाए, ताकि आप सुनिश्चित हो जाए कि आप अपने केंद्र पर समय के पहले पहुंच चुके हैं। नहीं तो क्या होता है कि दौड़ता दौड़ता बच्चा जब 9 बजे आता है और 9:01 भी हो जाएगा तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी, और यहां पर भी 2:01 भी हो जाएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर समय का भी बड़ा ही ख्याल रखना है। परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आपका पेपर यदि समय पूर्व हो भी गया हो तब भी आपको वहां पर जो नियत समय आपको दे रखा है, ठीक है ना, 10 से 12:30 तक का जो समय दे रखा है, और एक आपका दूसरे पारी में 3 से 5:30 का जो समय दे रखा होता है, उस नियत समय में आपको वहां पर प्रवेश परीक्षा केंद्र के अंदर, परीक्षा कक्ष के अंदर आपको वहीं पर रहना होगा। उसको छोड़ने की अनुमति आपको नहीं होगी। इसी प्रकार आपको परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र की जो कार्यालय प्रति है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके प्रवेश पत्र का जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि ऑफिस कॉपी होती है, उस ऑफिस कॉपी पर वीक्षक के सामने आपको हस्ताक्षर करने हैं। मतलब वीक्षक जो होगा वो आपको वहां पर आपके साइन करवाएगा, और आपके पास जो सेल्फ अटेस्टेड एक आईडी कार्ड है उसकी एक कॉपी आपसे लेगा, और दोनों को ही पिनअप करके वीक्षक, है ना, वहां पर अपने पास रख लेगा। मतलब आपको उस वीक्षक को ये दोनों चीजें प्रदान कर देनी है। एक तो आपके प्रवेश पत्र का निचला हिस्सा जो कार्यालय प्रति है वो, और साथ ही आप जो आपका एक स्व प्रमाणित पहचान पत्र, आप जो फोटो कॉपी आप लेके जा रहे हो आपके आईडी कार्ड की, उसे वीक्षक को देकर के उसे आप जमा करा देंगे। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा कक्ष से क्या आपको ले जाने की अनुमति है और क्या नहीं है। मतलब परीक्षा होने के बाद, परीक्षा जब हो जाए उसके बाद में आप वहां से क्या नहीं ले जा सकते हो। इस बार ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना कि परीक्षार्थी को अपना जो पेपर है, क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिलेगी, क्वेश्चन बुकलेट आपको ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना। आपको वहां पर वीक्षक को वह प्रश्न पत्र की बुकलेट है उसको सौंप देना है, उसके बाद परीक्षा कक्ष से बाहर निकलना है। लेकिन आप वहां पर इसके अलावा जो दूसरी चीज वहां पर देकर आओगे, पेपर के साथ OMR की जो मूल प्रति है, ध्यान देना, जो OMR शीट की आपकी जो पिंक कलर की जो मूल कॉपी है उसको भी आप पेपर के साथ जमा कराएंगे। केवल आपको एक OMR की कैंडिडेट कॉपी होगी जो कि उसके पीछे कार्बन कॉपी के रूप में लगी हो सकती है, उस कैंडिडेट कॉपी को ही आप अपने साथ ले जा सकेंगे। यह भी आपको ध्यान देना है। पेपर और आपकी जो मूल OMR की प्रति है उसे आप वीक्षक को जमा कराएंगे, और केवल OMR का जो आपका कैंडिडेट कॉपी या जो कार्बन कॉपी है उसे ही आप अपने साथ ले जाने की अनुमति आपको मिलती है। ठीक है, ध्यान दें। ड्रेस कोड की बात कर लें यदि, कि ड्रेस कोड क्या होगा आपका परीक्षा केंद्र के अंदर या परीक्षा कक्ष में, तो आप वहां पर शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, बिना जेब की कुर्ती, ठीक है, गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें कोई बड़ा बटन ना हो, इस प्रकार का आप वहां पर परिधान पहन सकते हो, ड्रेस पहन सकते हो। ढीला ढाला शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती जिसमें जेब ना हो, गर्म जर्सी, स्वेटर आदि जिसमें कोई बड़ा बटन न लगा हो, है ना। पैरों में पतले सोल के चप्पल है आपकी, स्लीपर आपको पहननी है, सैंडल भी आप पहनने के लिए अनुमत होंगे, आपको बूट पहनने की अनुमति वहां पर नहीं है। इसी प्रकार वेशभूषा में यदि कोई मेटल से बनी हुई चेन है, आपके ड्रेस में कोई मेटल की चेन है, कोई मेटल का बटन है, तो उसका उपयोग अनुमत नहीं होगा। इसलिए ऐसे किसी परिधान को न पहने जिसके अंदर
मेटल का, है ना, कोई धातु का बनी हुई कोई चेन और बटन हो, इस प्रकार आपको कोई भी परिधान नहीं पहनना है। तो आपको बिल्कुल सीधे सादे से, कुछ लोग लोवर टी शर्ट और स्लीपर में जाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। लड़कियां भी बिना जेब की कोई सिंपल सी कुर्ती और पायजामे में वहां पर जा सकते हैं। सिंपल सा आपके पास छोटे बटन वाला कोई स्वेटर हो तो उसको आप पहन सकते हैं, और स्लीपर और सैंडल आदि पहन सकते हो। तो ड्रेस कोड आपको क्लियर रखना है। आपको ऐसे कोई कपड़े पहनकर नहीं जाना है जिन पर आपत्ति हो और आपको उन्हें निकालने के लिए कहा जाए। तो आपको पहले से ही आपका ड्रेस कोड ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार कोई अनुचित साधन का उपयोग ना करें, यह भी ध्यान देना है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो विधि प्रावधानों के अंतर्गत उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो कोशिश ये करनी है कि इस प्रकार की कोई समस्या आपके सामने ना आए। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सी बात यहां पर यह है कि प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से ओएमआर आंसर शीट को जांच ले, मतलब ओएमआर को जांच ले कि उसने क्या समस्त प्रश्नों के लिए गोले भर दिए हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया हर परीक्षा के लिए कि आप यदि कोई प्रश्न नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको पांचवा विकल्प जो अनुत्तरित उत्तर है उस पर भी आपको अव्वल करना होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए निर्धारित आपके पास 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन को वहां पर ओएमआर में अव्वल कर रहे हो। इसलिए आपको ये निश्चित कर लेना है, जब आप प्रश्न पत्र पूरा कर लें तो ओएमआर को देख लें कि सभी जो 150 प्रश्न है वहां पर अव्वल किए हैं या नहीं किए हैं। वैसे ये ऐसी परीक्षा होगी जो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की नहीं है, तो आपको वहां पर क्वेश्चन तो सब अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको कोई विकल्प नहीं आता है तो आप प्रश्न को खाली नहीं छोड़ दे, विकल्प का गोला खाली नहीं छोड़ दे, वहां पर भी आपको एक विकल्प जरूर चुन करके उसको भरना है। उसके लिए अब एक्स्ट्रा टाइम भी, मतलब एक्स्ट्रा टाइम मतलब जो आपका टाइमिंग है उसी में ऐड किया हुआ टाइम है, कोई एक्स्ट्रा अलग से समय नहीं दिया गया, ठीक है ना। नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्य, मतलब यहाँ पर एक जो स्पेशली डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनकी एक खास बात ध्यान देना कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। ये अगर कोई ऐसा हैंडीकैप बच्चा हो, दिव्यांग बच्चा हो, तो उसको आप बता दें और ध्यान करवा लें कि 50 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होगा। लेकिन उसके लिए एक श्रुत लेखक जिसकी व्यवस्था 2 दिन पहले केंद्राधीक्षक से संपर्क करके आपको करनी होगी। श्रुत लेखक, है ना, आपका होना चाहिए वहां पर, और 50 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा। खास करके ये जो ब्लाइंड और लो विजन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था होती है, तो इसका भी वे बच्चे ध्यान रखें। अब देखें, ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के अलावा पेपर को कैसे हल करें, किस विषय के प्रश्नों को पहले हल करें और किसको बाद में हल करें, एक इंपॉर्टेंट सी बात जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करें। एक्चुअल में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आप जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 के जो परीक्षार्थी हैं, लेवल 1 के अंदर किस क्रम में आप पेपर को हल करेंगे, और लेवल 2 के अंदर भी जो आपके दोनों स्ट्रीम्स हैं, एसएसटी और मैथ एंड साइंस के जो बच्चे हैं, वो किस प्रकार अपने पेपर को किस क्रम में किस विषय को पहले हल करेंगे, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपको पेपर प्राप्त होगा तो आपको स्वयं का जो रोल नंबर है उसको अंकों और शब्दों के अंदर पेपर के ऊपर जो आपको स्पेस मिलेगा वहां पर रोल नंबर आपका अंकित कर ले, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में अनावश्यक कुछ लिखना नहीं है, केवल रोल नंबर आपका अंकित करना है अंकों और शब्दों में। दूसरी चीज जो आपको मिलती है वो है पेपर के अलावा ओएमआर शीट, उसकी सभी प्रविष्टियों को आप कर लें। उसमें जो दिए गए गोले हैं, ओवल्स हैं, उनको भी आप पेन से अच्छे से भर लें। जो आपके एंट्रीज कर रखी है, पहले तो एक बार आप पेन से एंट्रीज करेंगे, उन एंट्रीज के नीचे जो अगर रिलेटेड जो आपको ओवल करने हैं, जैसे रोल नंबर में है, नाम में है ना, आपका लेवल कौन सा है, आपके विषय जो आपने सब्जेक्ट, है ना, भाषाएं चुन रखी है,
उन भाषाओं को लेकर भी वहां पर ओवल हो सकता है कि आपकी दो भाषाएं पहली और दूसरी कौन सी है। तो इस प्रकार के जो एंट्रीज हैं ओएमआर में, वो आप व्यवस्थित तरीके से जिस प्रकार आप पेन से वहां पर एंट्रीज भरेंगे, उसी प्रकार नीचे जो दिए गए जो आपके ओवल्स हैं, उन ओवल्स में आपको एंट्रीज वहां पर एंट्रीज कर लेनी है। और आपका ओएमआर पेपर शुरू होने के पहले, है ना, पेपर आप स्टार्ट करो उसके पहले ओएमआर की जो ये जनरल एंट्रीज हैं उनको अच्छे से आप कर लें। प्रश्न पत्र को आप उसके बाद एक बार जांच लें, ऊपर से जांच लें कि जिस लेवल की परीक्षा आप देने जा रहे हो क्या वही आया है। ठीक है, उसके बाद उसकी सील को खोलें आप। अगर ऐसा हो कि आप लेवल 1 की परीक्षा दे रहे हो और लेवल 2 का पेपर आपके पास में आ गया है, तो आप बिना सील खोले ही उसको वीक्षक को बता करके उससे बदलवा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप पहले एक बार ऊपर जो उसका फ्रंट पेज है उसको अच्छे से जांच लें कि पेपर आपको क्या आपके लेवल का ही मिला है, कोई दूसरा तो नहीं मिल गया है। उसके बाद सील खोलने के बाद, जैसे सील कब खोलेंगे आप, तो जब आपकी घंटी बजती है पेपर शुरू करने की, ठीक नियत समय पर जब घंटा बजता है, तब सील खोलने के बाद मुख्य पृष्ठ पर आपको यह देख लेना है कि विषयवार पृष्ठ संख्या, वहां पर जिस क्रम से जिस क्रम तक प्रश्न पत्र अंकित है या प्रश्न अंकित है, उन्हें एक बार आप चयन कर ले, किस पृष्ठ के किस क्रम के प्रश्नों को आपको हल करना है। ये खास करके जो बात है ये भाषा को लेकर आपको ध्यान रखनी है कि भाषा 1 और भाषा 2 आपने जो चुनी है, जैसे आपने भाषा 1 हिंदी चुनी है, भाषा 2 आपने संस्कृत या अंग्रेजी चुनी है, तो आपको उन्हीं पृष्ठों पर जाना है जो कि वहां पर पृष्ठ संख्या अंकित कर रखी है कि भाषा पहली हिंदी चुनी है, तो आपको पहली भाषा के जो सारे पेपर हैं उनमें से हिंदी के प्रश्नों को करना है। और फिर भाषा सेकंड के रूप में जो भाषा के सारे विषयों के प्रश्न पत्र हैं उनमें जाना है, और फिर वहां पर आपकी जो दूसरी भाषा है उसके प्रश्नों को हल करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पेपर में, जो कि नए अभ्यर्थियों को अच्छे से जान लेनी जरूरी है, क्योंकि यहां पर अक्सर देखा गया है कि बच्चा जो होता है वो सही तरीके से उस पेपर को नहीं चुन पाता है और गलत भाषा के पेपर को वहां पर हल कर लेता है। आगे हम यहां पर बात करेंगे। सबसे ध्यान योग्य बात यही है कि आपने जिस भाषा का चुनाव भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के रूप में किया है, उसी अनुरूप भाषा के पेपर का चुनाव आपको पहले ही करके उन पृष्ठों के प्रश्नों को चुन करके हल करना है। आपको उन पेजेस को पहले से डिसाइड कर लेना है कि मेरी पहली भाषा और मेरी दूसरी भाषा के जो प्रश्न हैं वो इन पृष्ठों पर है। तो पहले से ही आप फ्रंट पेज पर टिक कर दें कि मुझे इन भाषाओं के लिए तय इन पृष्ठों पर जाना है और उन्हीं प्रश्नों को हल करना है जो भाषा के वहां पर दे रखे हैं। सबसे पहले आपको भाषा के विषय का प्रश्न पत्र हल करना है, यही सर्वोत्तम विकल्प रहेगा। देखो यहां पर एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि रीट लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 2 में एसएसटी और मैथ साइंस कोई भी आप कर रहे हो, तो वहां पर जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन होगा कि आप उस पेपर के 150 प्रश्नों में सबसे पहले भाषाओं के पेपर को यदि हल करते हैं तो इससे अच्छा और कोई विकल्प नहीं होता है। ध्यान दें, भाषा पहली भाषा दूसरी के जो 30-30 क्वेश्चन है, इन 30-30 प्रश्नों को आप पहले कर लें, चाहे आप लेवल 1 का पेपर दे रहे हो लेवल 2 का दे रहे हो, क्योंकि भाषा के जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो बड़े ही इजी होते हैं और इनका यदि अच्छे से आपने अध्ययन किया है दोनों भाषाओं का, चाहे हिंदी हो पहली दूसरी अंग्रेजी हो, पहली हिंदी हो दूसरी संस्कृत हो, पहली संस्कृत हो दूसरी हिंदी हो, कोई भी हो, आपको भाषाओं के दोनों पेपर को पहले हल करने की कोशिश करनी है, ताकि न तो कंफ्यूजन हो कि आप कौन सी लैंग्वेजेस कर रहे हो, और साथ ही भाषा का पेपर बड़ा ही आसान होता है। देखो यहाँ पर ये कुछ एंट्रीज पेपर के ऊपर बता रखी है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। एक तो रोल नंबर की एंट्री पॉसिबली वहां पर आपको करनी होगी, ओएमआर शीट की एंट्री वहां पर करनी हो सकती है,
आपका कैंडिडेट का जो नाम है वो नाम लिखना हो सकता है, आपके सिग्नेचर भी आप वहां पर जो आपका प्रवेश पत्र में जो साइन है, फॉर्म में जो आपने साइन किए वो साइन वहां पर आप करेंगे, OMR में जो साइन करेंगे वही साइन यहाँ होंगे, ठीक है। यहाँ पर वीक्षकों के भी साइन होंगे। और उसके बाद में आपका पेपर कुछ इस तरह से, ये पहले पेपर जो आए हुए हैं उनका नमूना पृष्ठ है, जो कि पहला पृष्ठ है। इसको यहां पर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखो यहां पर पेपर जो आपका है वो 150 MCQs का होता है, जिसमें 5 खंड होते हैं और सभी खंड को करना अनिवार्य होता है। हर खंड में आपको 30-30 प्रश्न मिलेंगे और हर प्रश्न वहां पर 1 अंक का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये कुछ सामान्य जो निर्देश है, एक बार आप जरूर वहां पर पढ़ लें। पेपर शुरू होने के पहले फ्रंट पेज के सारे जो डायरेक्शन है उनको आप जरूर पढ़ें। देखें एक बार, पेपर आपका जो होता है 150 नंबर का, 150 प्रश्नों का 2.5 घंटों में करने का। ध्यान दें, 2.5 घंटों का मतलब भी वही होता है 150 मिनट्स, ठीक है। आपको पेपर के लिए 150 मिनट मिलेंगे और 150 ही प्रश्न है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा ही ठीक ठाक पेपर होता है, आसान पेपर होता है। प्रश्न के जो नंबर है और उसके जो संख्या है वो आपके मिनट से मिलती जुलती है, तो आपको पर्याप्त समय मिलता है। वहां पर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इत्मीनान से अपना पेपर कर सकते हैं, पर्याप्त समय आपको मिलता है। अब पेपर के अंदर देखो प्रश्न होते हैं। एक तो पहला सेक्शन होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का, जो 30 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। 1 से 30 नंबर के प्रश्न वहां पर होते हैं। पेज संख्या यहां पर दे रखी होती है, उन्हीं पेजेस पर जाकर के आपका पेपर आपको करना होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का। वो जो शुरू के 1 से 30 प्रश्न होते हैं, ये सभी को करने अनिवार्य है, ठीक है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बात यहां पर आपको सही तौर पर ध्यान रखनी है, वो है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस में क्या करना है आपको, यदि आपने लैंग्वेज 1, ठीक है, हिंदी ली है, तो आप क्या करेंगे, ये हिंदी जो पहली भाषा के रूप में प्रश्न संख्या 31 से 30 दे रखा है, उसका पेज नंबर आपको पहले से टिक कर लेना यहां पर, कि आपको प्रश्न संख्या 11 से 14 के पेपर को ही हल करना है, प्रश्नों को हल करना है। अब आपकी दूसरी भाषा आपने जैसे अंग्रेजी चुनी है, तो आप अंग्रेजी के ये वाले प्रश्न न कर दें जो 31 से 60 लिखे हुए पेज नंबर 15 से 18 है, ये आपको नहीं करने हैं। आपको अब सीधे पहली भाषा के चुनाव के बाद सीधे आ जाना है लैंग्वेज 2 वाले इस सेक्शन के अंदर। देखो लैंग्वेज 2 में आपने कौन सी भाषा का चुनाव किया है, अंग्रेजी का या संस्कृत का, तो आपको यहां की अंग्रेजी और संस्कृत को करना है, ये ध्यान देना। अधिकांश लोग अंग्रेजी संस्कृत चुनते हैं दूसरी भाषा के रूप में, चाहे अंग्रेजी यहां चुनी हो, हिंदी यहां चुनी हो, तो आपको यहां वाली हिंदी करनी है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि पहली हिंदी आपने यहां से कर ली, 11 से 14 में आपने दूसरी भाषा अंग्रेजी चुनी है, तो आपको 61 से 90 नंबर के ये प्रश्न आपको पेज संख्या 43 से 46 के जो मध्य है वो करने हैं, तो आपको यहां टिक कर देना है। मतलब आपको पेज संख्या पकड़ लेनी है। पेडागोजी के लिए 3 से 10 नंबर पेज, हिंदी के लिए 11 से 14 नंबर पेज, ठीक है। अंग्रेजी के लिए आपको 43 से 46 नंबर के पेज पर आना, ना कि आप यहां पर गलती कर बैठे कि अंग्रेजी यहां से आपने चुन ली, संस्कृत यहां से चुन ली। नहीं, पहली लैंग्वेज का ग्रुप है आपका 1 2 3 4 5 6 7 भाषाओं का ग्रुप है, ये भी है, और 7 भाषाओं का ग्रुप ये भी है। तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज यहां से लेनी है, सेकंड लैंग्वेज यहां से लेनी है, और उनके पेज संख्या पहले से टिक कर लेने, ताकि आप जब भी अपने ये दोनों भाषाओं के पेपर हल करें तो आप उन्हीं पेजेस पर जाकर के उन्हीं प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो गलती नहीं होगी आपसे। 31 से 60 पहली भाषा और 61 से 90 दूसरी भाषा है, तो दूसरी भाषा को सही चुनना है, गलती न कर ले कि इसके जस्ट नीचे वाली भाषा आप चुन ले। तो भाषा चुनाव का कार्य बड़े अच्छे से आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके 90 क्वेश्चन। अब लेवल 1 की बात चल रही है, इसमें चौथा सेक्शन आपका मैथ्स होता है जो सबको करना है। क्वेश्चन नंबर 91 to 120 ये कॉमन सभी के होना है, पेज नंबर 67 से 78। और
लास्ट सेक्शन आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का होता है, तो वो आपका प्रश्न संख्या 121 से 150 होगा, पेज नंबर 79 टू 90 होगा। तो ये लास्ट वाले दो पार्ट, चौथा और पांचवा, और जो पहला पार्ट है आपका ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, ये तो सबके कॉमन है। केवल चुनने की बात है तो दो भाषाओं के चुनाव की बात है, यहीं पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि पहली बार जो परीक्षा देने जा रहे होते हैं उन बच्चों को भाषा चुनाव में दिक्कत आती है और वो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और उससे उनके गलत भाषाओं के प्रश्न वो कर बैठते हैं और बहुत बड़ा मिस्टेक वहां पर उनसे हो जाता है। तो इस प्रकार आपको लेवल 1 और लेवल 2 को दोनों को भाषाओं का चुनाव कुछ इसी तरह से करना है, सेम तरीके से आपको करना है। जैसे लेवल 2 में होगा तो यहाँ पर लास्ट सेक्शन आपका जो 60 क्वेश्चन वाला SST और मैथ साइंस का होगा, ठीक है ना। तो लास्ट में वो क्वेश्चन होते हैं वहां पे, पहला पेडागोजी होता है, दूसरा पहली भाषा, तीसरा सेक्शन आपका दूसरी भाषा, और चौथा पांचवा यहाँ पर मैथ एनवायरमेंट है, और SST और मैथ साइंस में उसका 60 क्वेश्चन का पार्ट होता है। अब आपको करना क्या, देखो यदि आप लेवल 1 का पेपर हल कर ले तो आपको क्या करना है। लेवल 1 वाले परीक्षार्थी सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको कि दोनों लैंग्वेज कर ले आप, ठीक है। जैसे आपने हिंदी कर ली, दूसरे नंबर पर आपने अंग्रेजी कर ली, दोनों भाषाएं अच्छे से कर सकते हो इजीली, बहुत कम समय में हो जाएंगी। तीसरे नंबर पर जो आप सेक्शन करोगे वो होगा EVS का। मेरा ऐसा मानना है कि EVS आप तीसरे नंबर पर कर ले, क्योंकि आसान प्रश्न होते हैं EVS के, मतलब सरल से कठिन की ओर जाए आप पेपर के अंदर। तो सबसे सरल दो भाषाएं हैं, तीसरे नंबर पर आपका EVS सबसे सरल होता है। उसके बाद आपको मैथ के पहले बाल विकास को करना है, मतलब जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वाला पार्ट है, बाल मनोविज्ञान या बाल शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न है 30, उनको अच्छे से पढ़ना है, उनके विकल्पों को भी धैर्य पूर्वक देखना है, और उसके बाद में उसके उत्तरों को कौन सा है कौन सा नहीं है, इस प्रकार कथनात्मक प्रश्न है तो बड़े धैर्य पूर्वक आपको साइकोलॉजी में ध्यान देना है कि 30 प्रश्नों को करने में थोड़ा समय लगेगा वहां पर आपको, क्योंकि प्रश्न की लेंथ भी लंबी होगी और साथ ही उसके विकल्प भी, प्रश्न जितने लंबे लंबे होंगे तो बड़े ही पैशंस के साथ आपको प्रश्न को भी और उसके विकल्पों को भी दोनों को पढ़ करके फिर अपने उत्तर को फाइनल करके फिर आपको ओवल वहां पर करना होता है। तो 4 भाग आपके पूरे हो जाते हैं लेवल 1 में। उसके बाद सबसे अंत में आपको गणित के प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि सवाल हल करने में आपको अधिक समय लगेगा। यह समय टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है गणित, जो कि आपको यदि अच्छे से आता है तो आप अपना टाइम वहां पर बिगाड़े और उत्तर तक पहुंचे और अपना उत्तर कर ले। यदि आपको नहीं आती है सही से गणित तो ज्यादा समय उसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपके पास अंत में रखें आप इसको, तो टाइम भी मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों भाषाएं EVS और मनोविज्ञान करने के बाद आपके पास गणित के 30 प्रश्नों को करने के लिए लगभग आपके पास 50 मिनट का समय बचेगा, है ना। 100 मिनट में आपके वो 120 प्रश्न हो जाएंगे और 50 लास्ट के मिनट में आपके पास 50-60 मिनट होंगे, जिसमें आप 30 प्रश्न आराम से कर सकते हो। जितने भी आपको आते हैं अच्छे से उनको कर ले आप, बाकी को भी आपको हल तो वहां पर करना ही है और अव्वल तो करना ही है। तो इस प्रकार लेवल 1 के अंदर आपको किस क्रम में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले दोनों ही भाषाएं, लेवल लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन EVS, देन आपका तीसरे नंबर पर साइकोलॉजी वाला पार्ट और 5वें नंबर पर मैथ को करना है। इस क्रम में यदि आप लेवल 1 का पेपर करोगे तो आपके एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, अच्छे से आप सारा पेपर अटेम्प्ट करोगे और अच्छे नंबर भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। लेवल 2 के अंदर देख लें आप, लेवल 2 के अंदर सामाजिक अध्ययन के परीक्षार्थी दोनों भाषाओं के प्रश्न पत्र हल करने के बाद सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के 60 प्रश्नों को हल करें, क्योंकि सरल तो आपकी दोनों लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। उसके बाद में 60 क्वेश्चन आपके जो SST के हैं उन्हें हल करें, क्योंकि वहां पर यदि आपको आता है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, तो वहां पर टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और लास्ट में आपको बाल विकास यहां पर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके 120 प्रश्न हो चुके होंगे, लास्ट के 30 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा।
अत्यंत मनोयोग से प्रश्नों को पढ़ना है, विकल्पों को धैर्यपूर्वक पढ़ना है और फिर उत्तर करना है आपको, क्योंकि इसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अंत में आप बाल विकास के क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामाजिक में आप 60 में से जो अच्छे से आते वो कर लेंगे और बाकी फिर सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्रम में क्वेश्चन करेंगे। लेवल 2 विज्ञान और गणित के अंदर भी आप ऐसा ही एक तरीका अपना सकते हो, दोनों भाषाओं को हल कर लें एक बार। ठीक है, उसके बाद अगले चरण में आपको बाल विकास के 30 प्रश्नों को यहां पर करने की कोशिश करनी है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि आपके पास जो साइंस और मैथ के जो 60 क्वेश्चन हैं उनको आप लास्ट में करें। क्यों लास्ट में करें? क्योंकि गणित है वहां पर। ठीक है, विज्ञान गणित के परीक्षार्थी अंत में अपने विज्ञान के प्रश्न पहले कर लें और फिर लास्ट में गणित के प्रश्नों को हल करें, ताकि आपका समय खराब ना हो। ठीक है, और आप अच्छे से अपने पेपर को कर पाए। तो इस तरीके से मेरा जो आकलन है या मेरा जो मानना है, मेरा जो एनालिसिस है कि पेपर के अंदर कौन से विषय के प्रश्नों को पहले हल करें, कौन से को बाद में करें, क्योंकि इस क्रम से यदि आप जाएंगे लेवल 1 एसएसटी और मैथ साइंस के लोग, तो आई थिंक कि उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से आपका पेपर समयबद्ध तरीके से नियत समय में आपका पूरा हो जाएगा। अब एक दो बातें और देख लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विषय के प्रश्न हल करते समय यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको अगले राउंड के लिए आपको क्रमांक के ऊपर पेंसिल से या पेन से गोला करके आप रख लें और उन प्रश्नों को नेक्स्ट राउंड के अंदर अवश्य हल कर लेवे। किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, क्योंकि रीट परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं है। आप जरूर पहले लैंग्वेजेस के कर रहे हैं या फिर आप ईवीएस का कर रहे हैं या साइकोलॉजी का कर रहे हैं, मैथ्स का कर रहे हैं, तो आप पहले राउंड में जो प्रश्न होते हैं उनको सही से कर लें और हाथों हाथ गोले भी भर लें, और जो नहीं हो रहा है उसके ऊपर राउंड कर लें। सेकंड जो आपका राउंड होगा उसमें उनको एक बार फिर कर लें। ठीक है, क्योंकि अनुत्तरित जो प्रश्न है आपको जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको भी आपको 5th ऑप्शन पर आपको राउंड करके पूरा करना होता है। किसी का भी ओवल आपको छोड़ना नहीं है। आप जिस क्रम में प्रश्न के उत्तर फाइनल कर चुके हैं उनके ओवल भी साथ ही भरते जाएं, लेकिन प्रश्न क्रम संख्या को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं हो जाए कि आप गलत प्रश्न संख्या पर ओवल कर रहे हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न का क्रम यदि चूक गया तो आपका ओएमआर गलत आप भर लोगे। तो इसका भी ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रश्न हल कर लें, उत्तर फाइनल हो जाए, आप एक बार जरूर प्रश्न की संख्या को आपके ओएमआर की प्रश्न संख्या से टैली करके फिर आप उत्तर को फाइनल करेंगे। किसी भी हालत में उत्तरों के गोले भरने का कार्य अंत के लिए ना छोड़ दें, लास्ट में करेंगे गोले। ये करके कभी भी ओवल करने का काम छोड़ना नहीं है। अंत में हड़बड़ाहट होती है और गलत गोले भरे जाने का भी भय होता है, इसलिए आप ये काम साइमल्टेनियसली करते जाएं, है ना, साथ ही करते जाएं, क्योंकि ये काम जो है वो लास्ट के लिए ना छोड़ें। तो इस प्रकार रीट परीक्षा के दोनों ही लेवल के प्रश्न पत्रों में जो आपको जब आप परीक्षा कक्ष में जाएंगे और परीक्षा समाप्ति तक, परीक्षा के शुरू होने, परीक्षा केंद्र पर जो महत्वपूर्ण बातें, वो परीक्षा कक्ष में जो आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका सभी का ध्यान रखते हुए परीक्षा होने तक आपको इन सभी बातों का अच्छे से ख्याल रखना है। परीक्षा को अच्छे से करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, पर्याप्त समय होता है। आपकी तैयारी यदि बहुत ही अच्छी है, अप टू द लेवल है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इजीली आपका पेपर, है ना, नियत समय में हो जाएगा और आप कहीं पर आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 दिनों में जो रीट की परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा में आप सभी लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे, सभी क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसी आशा है। सभी को हमारे चैनल स्टडी विद प्रयास और राजा जेरोक्स की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बधाइयां कि आप सभी लोग क्वालिफाई हो जाएं, सभी लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं और सभी का पेपर अच्छा हो। इसी कामना के साथ हम
हमारा ये जो आज का सेशन है बहुत ही संक्षिप्त सेशन, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लिए हुए ये सेशन। वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट तक मिनट टू मिनट देखें, हर बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लाइक कर लें, शेयर करें और अधिक से अधिक जो लोग हैं उन तक इसको पहुंचाएं और इसका जो महत्वपूर्ण बातों का ये जो सेशन था उसका लाभ उठाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, फिर से आएंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।